What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, 25 क्वेश्चन है इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आप सब इन क्वेश्चंस को वीडियो को रोक के मेरे साथ नोट डाउन करना या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन करना। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन केवल आपको नोट डाउन नहीं करने, इनको साथ ही साथ आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है, मतलब लिखते लिखते लर्न करना है। क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, अकाउंट्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आते, कई बार होता है ऐसा। लेकिन आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स को भी देनी है। और इसके बाद मैं आपको बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एंड में एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो ध्यान से उस सरप्राइज को देखना। हो सकता है ये जो मैंने आपको यहाँ एक सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन, फिर आईडी के 25 क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। फिर आता है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर। हमको जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या करना है, लिमिटेशन बताना है। इसमें भी एक बेटा एक्सटर्नलिटीज वाला पॉइंट आता है, वो आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे और आप इस वीडियो को पॉज करते करते मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट शुड बी अवॉइडेड। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है एक्सप्लेन करना और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं और कौन से आइटम एक्सक्लूड होते हैं वाइल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तीनों मेथड के, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इनके आपको क्या करने हैं, जो प्रिकॉशंस है वो अच्छे से करना है। साथ ही साथ इनके फॉर्मूले भी कर लेना। हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हमको 3 यूनिट के अंदर है, वो तीनों हमको अच्छे से करना है। एक हमारा नेशनल इनकम वाली यूनिट में है, एक हमारा एडीएएस वाली यूनिट के अंदर है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, और एक गवर्नमेंट बजट के अंदर है। तो तीनों को बहुत अच्छे से करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा मनी सप्लाई क्या होता है, और इसके अंदर हमारे सिलेबस में M1 कंपोनेंट ही है कि जो M1 है वो क्या है, तो M1 को ही डिटेल के अंदर आपको क्या करना है, ब्रीफ में डिस्कस करना है। साथ ही साथ बात करें क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, तो आपको बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ इशू, ये वाले फंक्शंस के क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने। इनको अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि इस बार के पेपर के अंदर हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले, हो सकता है आपसे असर्शन रीजन में भी पूछ ले या केस बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ ले। तो ये जितने भी टॉपिक है इनको इस तरीके से तैयार कीजिएगा कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लिख सके, अगर घुमा के भी इनसे कुछ पूछता है तो हम उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कि जो हमारी इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है दोनों सिचुएशन को सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे सही करता है और गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से कैसे सही करती है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की पूरी प्रोसेस बतानी है विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। कई बार वो फिगर्स आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे, या कई बार बोलेगा कि आपको अपने हिसाब से ही क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे। ये एक्सप्लेन है बच्चों, क्या है, एक्सप्लेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस और के, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। साथ ही साथ आपको बताना है कि के की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और ये तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो आपको सेविंग कर्व डेराइव करना है, कैसे, कंजम्पशन कर्व से, मतलब सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग आपको बताना है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से। साथ ही जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये क्वेश्चन में आपको हो सकता है न्यूमेरिकल फिगर इसमें भी आपको दे दे और आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हमारा सेविंग जब इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। तो कैसे ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है और इसमें भी फिर क्या हो जब सेविंग ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सेविंग कम हो, तो ये भी हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है। साथ ही साथ बात करें तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और कैसे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम हमारी गवर्नमेंट बजट पे। तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आता ही आता है। फिर हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी का और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। हमारा डेप्रिसिएशन तो उनका क्या हो जाएगा, अप्रिसिएशन। वैसे ही हमारा अप्रिसिएशन क्या होता है, जो हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है उनके लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन फॉरेन के लिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। साथ ही साथ आपको बताना है 3 सोर्सेज जिसमें डिमांड और सप्लाई फॉरेक्स की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको बताना है मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ये तो हमको पता है। तो वो क्या होता है उसको डिफाइन करना है। आपको 2 मेरिट और 2 डीमेरिट बताने हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। साथ ही साथ आपको कंपोनेंट्स बताना है करेंट अकाउंट के, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या करना है, इसके कंपोनेंट बताना है, ठीक है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फिर ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हर साल पेपर के अंदर पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डिफरेंस बिटवीन आ गया, जैसे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बीओपी में इसके बीच का डिफरेंस, फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, स्टॉक फ्लो का डिफरेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। ये आपको पीओपी के सॉरी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा और इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आने वाली है। आगे देखते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी विद फॉर्मूला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस होता है, ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या अंतर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। ये मैक्सिमम पॉसिबल, ध्यान से सुनेंगे, ये जितने पॉसिबल क्वेश्चन मेरे से बन सकते थे कि एक्सपेक्टेड आएंगे वो सब आपके सामने मैंने ले आया हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर मेरा सजेशन अभी भी यही है कि मेरे साथ साथ नोट डाउन करो एक अच्छे पेज पे, एक अच्छी कॉपी के अंदर। साथ ही साथ इनको आप क्या करो, डेली बेसिस पे 3 से 4 आप याद करना क्या करो बच्चों, स्टार्ट करो। अब हमारे पास समय नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करनी है, लर्न करनी है और फिनिश करती है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्या रीजन होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट होने के, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्यों स्टैग्नेंट हुआ था। आपको टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म बताना है, ठीक है, क्या क्या इंप्लीमेंट हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ आपको बताना है क्या रोल, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीडेड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ। हमको बताना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। साथ ही साथ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हुई थी, डिक्लाइन हुई थी, उसकी ग्रोथ क्यों कम हुई थी और उससे क्या इफेक्ट पड़ा था हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। फिर बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या क्या थे, मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है वो, क्या ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान के। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एज पर द आईपीआर 1956। कौन कौन से क्लासिफिकेशन हुए थे इंडस्ट्री के, याद हो तो आपको शेड्यूल्स में बांटा गया था। अभी डिटेल के अंदर आईडी की जो वीडियो आएगी उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डिस्कस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब और क्यों रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे इंडिया में। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हैव इंडिया, चाइना, पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो सिमिलर थी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर। जब भी हम 10 चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब अब हमारी बुक के हिसाब से 8 चैप्टर, पहले ये 10 चैप्टर हुआ करता था, उसमें जो स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसमें भी कुछ डिफरेंस बिटवीन है, जैसे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है,
इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड था, क्यों रिक्वायर्ड था, और उसके दो बेनिफिट आपको बताना है और दो टाइप के डाइवर्सिफिकेशन भी बताना है। इसके अलावा बात करें तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था, एंड कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था, इसके अलावा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था और ये चाइना में आए थे, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक था और क्या ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड थे, ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी, एक तरीके से इनके बारे में डेप्थ में आपको पढ़ना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अब अगर बात करें तो क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, और आपको बतानी क्या वर्कर की कंडीशन है इन सेक्टर्स के अंदर। साथ ही साथ आपको तीन मेजर कंपोनेंट बताने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के। इसके अलावा बात करें तो क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अगला क्वेश्चन आता है। फिर आगे बढ़े तो क्या रेमेडियल मेजर्स थे जो नीडेड थे कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको दूर कर सके। आपको परचेजिंग पावर पैरिटी बताना है विद एन एग्जाम्पल, क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या रीजन थे फॉर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की ग्रोथ स्लो होने का कारण और वहाँ गरीबी जो एकदम से आ गई थी, एकदम से अचानक से जो बोल सकते हो इकोनॉमी डाउन हो रही थी, उसके पीछे का कारण क्या था। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया में, वो हमको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पर वापस से कुछ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स आ जाती है, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे ब्रिटिश रूल के जैसे रेलवेज वगैरह, ये आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। टैरिफ क्या है, कोटा क्या है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है WTO के फंक्शंस क्या क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, नाबार्ड क्या है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंस बतानी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या बताने हैं फंक्शंस बताने हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन 23 आता है, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या डेमोग्राफिक कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो इनको भी आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, क्या क्या एनवायरमेंट होते हैं फंक्शंस के, कैजुअलाइजेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये इंफॉर्मेशन ही इनफॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, इसको बच्चों सही कर लेना आप लोग। ये क्या था, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आगे अगर हम लोग बात करें तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको सही कर लेना, मैंने काट दिया उसको, आप लोग सही कर लेना। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है स्टेप टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। चैलेंजेस टू मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर के मार्केटिंग को क्या क्या चैलेंजेस देख फेस करने पड़े थे। और लास्ट, और इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, लास्ट ईयर के पेपर में आ गया था ये कि लिबर्टी इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डू यू एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। आपको बताना है कि क्या रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो आपको वैलिड रीजन बताना है जो आपके आंसर को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए ये बात हमने कर ली कि हमारे मैक्रो के 25 क्वेश्चन हो गए, आईडी के 25 क्वेश्चन हो गए। अब जो सरप्राइज की मैं आपको बात कर रहा था कि मंडे ट्यूसडे से आपको इन्हीं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस के विद सॉल्यूशन वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जितने भी आपके क्लास 12th के दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। हम जानते हैं हमारा चैनल छोटा है बच्चों, लेकिन जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। टिल बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ मैं खड़ा हूँ। उसके बाद भी हम आगे यूजी कोर्सेज लॉन्च करेंगे, अगले साल के हमारे बहुत सारे प्लान है। तो टिल देन गाइस, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, पढ़ो लिखो, अच्छे से बोर्ड एग्जाम दो, and for more videos subscribe to our channel. So till then guys, keep working hard and make your parents proud. Thanks a lot.